आमतौर पर जब किसी बड़ी ताकत या पावर की बात होती है तो जहन में एक ऐसी छवि बनती है जिसे तस्वीरों में देखा जा सके। जैसे कोई बहुत मजबूत इंसान हो या आधुनिक हथियारों से लैस कोई बड़ी सेना। हाँ, मतलब एक ऐसी ताकत जिसे फिजिकली महसूस किया जा सकता हो, जिसका एक ठोस आकार हो। वही तो। लेकिन सोचिए अगर एक ऐसी ताकत की दुनिया में कदम रखा जाए जो दिखती ही नहीं है, जिसका कोई फिजिकल आकार नहीं होता, पर जो पल भर में किसी की पूरी जिंदगी, उसका अस्तित्व और समाज में उसकी जगह को पूरी तरह से पलट सकती है। और वो ताकत है पैसा। पैसा और आर्थिक शक्ति। बिल्कुल सही। आज के इस नए और बेहतरीन गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिलचस्प और सच कहूं तो काफी सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी सीधे तौर पर इस बात पर चोट करती है कि कैसे अचानक मिली बेपनाह दौलत किसी भी आम इंसान की दुनिया बदल कर रख सकती है। मैं कहूंगी कि एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज के सबसे पुराने और शायद सबसे कड़वे सवालों को छूता है। दौलत और इंसान के आत्मसम्मान का जो रिश्ता है ना, वो सदियों से चर्चा का विषय रहा है। सही बात है। और आज जिस सोर्स मटेरियल के जरिए हम इस पर चर्चा करेंगे उसका नाम है द सुप्रीम बिलियनर सिस्टम, फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर। एक बहुत ही दिलचस्प टाइटल है वैसे ये, है ना। और इस चर्चा का मुख्य मकसद इस कहानी के कोर थीम्स जैसे गरीबी की बेबसी, धोखा, अचानक मिली शक्ति और बदले का मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ रिवेंज, इन सबको बारीकी से समझना है। और इस विश्लेषण के जरिए हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी अर्श से फर्श यानी जीरो टू हीरो वाली कहानियां आज के आधुनिक समाज में इतनी अपीलिंग क्यों लगती हैं। एग्जैक्टली। क्यों ऐसी कहानियां या वेब नॉवेल्स आजकल के आधुनिक मूल्यांकन और सफलता के पैमानों के बीच इतनी ज्यादा पसंद की जा रही हैं? देखिए, इन कहानियों की लोकप्रियता के पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक कारण छिपा है। ये कहानियां सीधे तौर पर आम इंसान की आकांक्षाओं और उन छिपी हुई ख्वाहिशों से जुड़ी होती हैं जो एक ऐसी दुनिया में पनपती हैं जहां आर्थिक सफलता पाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। एक तरह का साइकोलॉजिकल एस्केपिज्म कह सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही प्रभावी साइकोलॉजिकल एस्केपिज्म। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कहानी के शुरुआती हिस्से पर आते हैं। इस सोर्स मटेरियल की पहली लाइन सीधे दिमाग पर असर करती है। मतलब ये लाइन इतनी दमदार और इतनी सच्चाई से भरी है कि इसको नजरअंदाज करना नामुमकिन सा लगता है। वो कोट वाकई बहुत पावरफुल है। हाँ, कहानी की शुरुआत होती है इस विचार से कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा है और जिसने कहा कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, उसने कभी गरीबी नहीं देखी। अरे वाह, ये तो बहुत ही सीधा वार है। वही तो। मतलब शुरुआत में ही किसी तरह की कोई शुगर कोटिंग नहीं की गई है। ये सीधा और सटीक वार है उन सभी पुरानी कहावतों पर जो पैसे को कमतर आंकती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे ये शुरुआती कोट इस पूरी कहानी का आधार तय कर देता है। आमतौर पर हमारे समाज में ऐसी बातें बहुत आम हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, या फिर प्यार और मानसिक शांति पैसे से बड़ी चीजें हैं। हाँ, वो एक आदर्शवादी सोच होती है लोगों की। सही कहा। लेकिन ये लाइन उस पूरी रोमांटिक फिलॉसफी को एक झटके में नकार देती है। ये आर्थिक स्थिति के आसपास घूमती हमारी सामाजिक सोच को पूरी तरह से बेनकाब करती है। जब कोई कहता है कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, तो ये कहानी जवाब देती है कि ऐसी आदर्शवादी बातें वो ही कर सकता है जिसने कभी भूख, लाचारी या अपने परिवार को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए तरसते ना देखा हो। ये एक बहुत ही यथार्थवादी यानी अल्ट्रा रियलिस्टिक नजरिया है। गरीबी सिर्फ खाली बैंक अकाउंट का नाम थोड़ी ना है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान की आज़ादी और उसके विकल्प, उसके चॉइसेस पूरी तरह से उससे छीन लिए जाते हैं। तो चलिए इस यथार्थवादी फिलॉसफी को दिमाग में रखते हुए अब ये देखते हैं कि कहानी का मुख्य किरदार इस कड़वी सच्चाई का सामना कैसे करता है। हमारा परिचय होता है आकाश से। और आकाश कैसा किरदार है शुरुआत में? आकाश कोई पहले से स्थापित सुपर हीरो या किसी बड़े खानदान का वारिस नहीं है। वो मॉडर्न गिग इकोनॉमी का एक हिस्सा है, एक आम डिलीवरी बॉय, एक ऐसा लड़का जो दिन रात कड़ी धूप में और यहाँ तक कि तेज बारिश में मेहनत करता है। उसकी ऐसी कड़ी मेहनत के पीछे का लक्ष्य क्या है? वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। आकाश की दुनिया पूरी तरह से इसे एक सोच पर टिकी है कि प्यार ही सब कुछ है और मेहनत करने से आखिर में सब ठीक हो जाता है। एक तरह से वो मेरिटोक्रेसी यानी मेहनत के बल पर सफल होने वाले ख्वाब में जी रहा है। बिल्कुल।
जो कि सुनने में अच्छा लगता है पर हकीकत अलग होती है। जो कि एक बहुत ही आम, मासूम और शायद थोड़ी पुरानी सोच भी है। मैं देख रही हूँ कि आकाश अपनी कड़ी मेहनत, अपना समय, अपनी जवानी का एक बड़ा हिस्सा, ये सब कुछ एक जज्बाती रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहा है। सही बात है। उसके लिए उसका वक्त और उसका समर्पण ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। हाँ, वो समझता है कि उसकी निष्ठा और उसका प्यार उसकी आर्थिक कमियों की भरपाई कर लेंगे। लेकिन आधुनिक दुनिया का नियम कुछ और ही है। और वहीं आधुनिक दुनिया का नियम एक तेज झटके के साथ सामने आता है। क्लाइमैक्स का वो पल कहानी को पूरी तरह बदल देता है। एक बारिश वाली रात होती है। आकाश शहर के सबसे महंगे और आलीशान होटल में डिलीवरी देने पहुंचता है। बारिश वैसे यहाँ एक बहुत अच्छा विजुअल मेटाफर है जो लगातार आकाश की हालत को और ज्यादा बेजार और ठंडा बना रही है। वही, और वहां उसकी ये प्यारी सब कुछ है, वाली मासूम सोच पूरी तरह टूटने वाली होती है। वो वहां अपनी आंखों से देखता है कि प्रिया शहर के सबसे बड़े बिलियनियर के बेटे समीर के साथ खड़ी है। ओह, ये तो काफी बड़ा झटका है। बहुत बड़ा। सोचिए, आकाश जो बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ है, अपने पुराने सस्ते कपड़ों में है, अपनी साइकिल पर है, और ठीक उसके सामने शहर का सबसे अमीर लड़का और उसकी खुद की गर्लफ्रेंड एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बनकर खड़े हैं जहां आकाश का दाखला भी शायद मना हो। ये विजुअल दृश्य अपने आप में सामाजिक असमानता यानी सोशल इनइक्वालिटी का बहुत बड़ा प्रतीक है। एक तरफ सस्ती साइकिल और भीगते हुए पुराने कपड़े जो आकाश के लगातार संघर्ष और वर्किंग क्लास स्थिति को दर्शाते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ वो आलीशान दुनिया। बिल्कुल। दूसरी तरफ शहर का सबसे महंगा होटल, महंगे कपड़े और एक बिलियनियर का बेटा जो उस दुनिया को दर्शाते हैं जहां तक आकाश शायद 2-3 जन्म पूरे जिंदगी मेहनत करके भी ना पहुंच पाए। वाकई ये फासला बहुत बड़ा है। ये दृश्य सटीक तौर पर दर्शाता है कि मेहनत और दौलत के बीच का फासला अब इतना बड़ा हो चुका है जिसे पाटना लगभग नामुमकिन है। और ठीक इस पल में प्रिया के शब्द किसी तेज छुरे की तरह छुपते हैं। वो आकाश की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारे पास देने के लिए सिर्फ वक्त है, पर समीर के पास देने के लिए पूरी दुनिया की दौलत है। आउच, ये तो बहुत ही कड़वा सच बोल दिया उसने। हाँ, और उसके बाद वो कहती है कि उसे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। और जैसे ये काफी नहीं था, समीर आगे आता है, आकाश का मजाक उड़ाता है और उस पर कुछ पैसे फेंक कर वहां से चला जाता है। ये पूरा सीक्वेंस बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग है ना? यहाँ इस बात को थोड़ा ठहर कर समझने की जरूरत है, मुझे लगता है। देखिए, एक साधारण हार्ट ब्रेक होता है जहां दो लोगों की आपस में नहीं बनती या विचार अलग होते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। लेकिन यहां जो हुआ वो कुछ और ही है। हाँ, ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं है। वही, ये आज की हाइपर कैपिटलिस्ट दुनिया के ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स का सबसे कड़वा रूप लगता है, जहां रिश्ते सिर्फ फायदे, नुकसान और आर्थिक सुरक्षा की बुनियाद पर बनते हैं और टूटते हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्या सच में वक्त, निष्कपट मेहनत और जज्बात के मुकाबले पैसे की कीमत इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान की औकात सिर्फ एक मार्केट कमोडिटी बनकर रह जाए? दरअसल यहाँ कहानी सामाजिक सच्चाई का एक नंगा सच पेश कर रही है जिसे लोग आमतौर पर मानना नहीं चाहते। प्रिया का डायलॉग सिर्फ किसी बेवफा इंसान की लाइन नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये पूरे आर्थिक ढांचे का एक स्टेट ऑफ माइंड है। प्रिया ने वहां आकाश की भावनाओं का, उसके प्यार का और उसके अस्तित्व का मूल्यांकन उसकी औकात या उसके नेटवर्थ से किया है। मतलब जज्बात की कोई कीमत नहीं रही? बिल्कुल। जब रिश्ते ट्रांजैक्शनल हो जाते हैं तो प्यार की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं बचती, उसे भी खरीदारी की क्षमता से मापा जाता है। और इसमें समीर का किरदार बहुत अहम है। समीर का आकाश पर पैसे फेंकना सिर्फ अमीरी का आम दिखावा करना नहीं है, ये एक सोचा समझा सटीक पावर प्ले है। मतलब बात सिर्फ अमीर होने की नहीं थी, बात ये जताने की थी कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। सटीक विश्लेषण। ये दृश्य दर्शाता है कि जब समाज में किसी इंसान की कीमत सिर्फ उसके बैंक बैलेंस से आंके जाती है तो गरीबी सिर्फ एक आर्थिक स्थिति या खाली जेबें में ही रह जाती। गरीबी सीधे तौर पर एक सामाजिक अपमान का सबब बन जाती है। हाँ, क्योंकि उसने पैसे फेंककर उसकी बेइज्जती की। वही तो, समीर पैसे फेंककर आकाश को ये याद दिला रहा है कि तुम्हारी हैसियत और तुम्हारे सालों के प्यार की कीमत इन चंद मिट्टी के कागजों से ज्यादा नहीं है। वो उसकी मदद नहीं कर रहा, वो उसे उसकी औकात दिखा रहा है। ये पूरी तरह से तोड़ देने वाली बात है ना? आकाश का दिल तो टूट ही रहा है, पर उससे भी बड़ा दुख ये है कि उसका आत्मसम्मान, उसकी ह्यूमन डिग्निटी पूरी तरह से रौंदी जा रही है।
दिल टूटने से इंसान उभर सकता है, पर जब ईगो और डिग्निटी इस तरह कचरे में फेंक दी जाए तो आत्मा अंदर तक बिखर जाती है। ये सच में पूरी तरह से तबाह कर देने वाला पल है। दिल टूट चुका है, भयंकर अपमान हो चुका है और आकाश बारिश में भीगते हुए सड़क पर गिर पड़ता है। बेबसी का इससे बड़ा कोई मंजर नहीं हो सकता। उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। एक आम जिंदगी में शायद ऐसा ही होता। हाँ, एक यथार्थवादी कहानी में शायद सब यहीं खत्म हो जाता। एक और ठीक-ठाक इंसान गरीबी, फ्रस्ट्रेशन और टूटे दिल के बोझ तले दब जाता और शराब या ऐसी किसी आदत का शिकार हो जाता। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ऐसी चमत्कारी चीज की एंट्री होती है जो बिल्कुल असंभव सी लगती है और जो आगे की पूरी दुनिया को पलट कर रख देती है। यहीं से कहानी का ताना बाना पूरी तरह से फिक्शन और फैंटेसी की तरफ मुड़ता है। एक ऐसी फैंटेसी जो आजकल के हजारों लाखों पाठकों की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। बिल्कुल। आकाश जब वहां सड़क पर गिरा होता है, उसके दिमाग में अचानक एक तेज झटका लगता है और एक मैकेनिकल, रोबोटिक आवाज गूंजती है। ओह, द सिस्टम। हाँ, उस आवाज का आदेश सुनिए। वो कहती है, डिंग, बाइंडिंग कंप्लीट, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द सुप्रीम बिलियनेयर सिस्टम, सिस्टम इनिशियलाइजिंग, लेवल 1 अनलॉक्ड। एकदम से एक मैकेनिकल इंटरवेंशन। वही। पहले तो आकाश को लगता है कि अपमान, दुख और सर्दी की वजह से शायद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, पागल हो गया है। लेकिन तभी उसके फोन की रिंग बजती है। स्क्रीन पर बैंक का एक नोटिफिकेशन चमकता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद $100 मिलियन। बाप रे, $100 मिलियन। हाँ, इस विचार को पचाने में ही वक्त लगता है। एक लड़का जो कल तक बल्कि कुछ ही मिनट पहले तक कुछ रुपयों की टिप के लिए धूप और बारिश में मेहनत कर रहा था, वो एक ही झटके में बिना किसी बिजनेस प्लान, बिना किसी लॉटरी टिकट के शहर का सबसे अमीर इंसान बन गया है। $100 मिलियन सीधे उसके बैंक अकाउंट में आ गए हैं। ये अचानक होने वाला ट्रांजिशन बिल्कुल झटके से होता है, एकदम मैकेनिकल प्रिसीजन के साथ। इसमें कोई सालों की मेहनत नहीं है, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, बस एक डिंग की आवाज आई और पूरी दुनिया बदल गई। यहां इस घटना को मॉडर्न वीडियो गेम से जोड़कर देखना काफी दिलचस्प होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गेम का चीट कोड दिमाग में लगा दिया गया हो। हाँ, जैसे गेम में लेवल स्किप कर देते हैं। एग्जैक्टली जैसे किसी बहुत ही मुश्किल लेवल को खेलते वक्त जहां दुश्मन आपसे 1000 गुना ताकतवर है, आपके पास लड़ने के लिए कोई रिसोर्सेज या हथियार नहीं है और आप बुरी तरह हार रहे हैं, और तभी अचानक एक बटन दबाकर गॉड मोड एक्टिवेट हो जाता है और फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। वही तो। अब गेम के कोई भी नियम आप पर लागू नहीं होते, आपको इन्फिनिट हेल्थ और इन्फिनिट मनी मिल गया है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि इस तरह का अचानक मिलने वाला ये मैकेनिकल लेवल अप एक आम इंसान की सच्चाई और साहित्य में आजकल इतना प्रचलित क्यों है? आखिर इस सिस्टम का मतलब क्या है? देखिए, इस सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और इसके पीछे कारण को समझना होगा। साहित्य या लिटरेचर में सदियों से एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है जिसे डेयूस एक्स मैकिना कहते हैं। मतलब पुराने जमाने के नाटक या किस्से कहानियों जैसा? बिल्कुल। इसका मतलब होता है कोई दैविक हस्तक्षेप या भगवान की तरफ से अचानक भेजी गई ऐसी चमत्कारी मदद जो एक ऐसी समस्या को तुरंत सुलझा देती है जिसे आम तरीके या इंसानी क्षमता से सुलझाना नामुमकिन लग रहा था। इस कहानी में ये आधुनिक और डिजिटल सिस्टम वही ड्यूस एक्स मैकिना है, लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट है। कैसा ट्विस्ट? ये कोई देवता नहीं है, ये एक एल्गोरिदम है। अरे वाह, ये एक बहुत ही गहरा पॉइंट है। मतलब जहां किस्मत, मेहनत और पुराने भगवान काम आने बंद हो गए, वहां इस टेक फैंटेसी यानी डिजिटल एल्गोरिदम ने एंट्री ले ली। सही पकड़ा आपने। लेकिन एक आम लॉटरी जीतने की जगह इसे एक सिस्टम का रूप क्यों दिया गया जिसमें लेवल्स और टास्क्स हैं? क्योंकि आज की पीढ़ी गेमिफिकेशन की भाषा ज्यादा बेहतर समझती है। असली जिंदगी में सफलता का कोई प्रोग्रेस बार तो होता नहीं है। आप मेहनत करते हैं पर आपको नहीं पता होता कि आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। एक सिस्टम आकर इस अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी को पूरी तरह खत्म कर देता है। हाँ, उसमें साफ दिखता है कि आप लेवल 1 पर हैं या लेवल 2 पर हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा और मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये सिस्टम दरअसल उस आत्मविश्वास, उस ताकत और पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है जो एक आम इंसान तब चाहता है जब वो खुद को इस विशाल समाज के सामने पूरी तरह बेबस महसूस करता है, एकदम हेल्पलेस महसूस करता है तब। वही। आज के दौर में लोगों को लगता है कि दुनिया का आर्थिक ढांचा या सिस्टम पूरी तरह से रिग्ड है, यानी पहले से अमीर लोगों के पक्ष में तैयार है।
जब आपको लगता है कि पूरी दुनिया का धन, उसके नियम, उसकी पॉलिसी आपके खिलाफ काम कर रही हैं, तो एक आम इंसान को उस करप्ट सिस्टम को हराने के लिए एक नया और ज्यादा ताकतवर सिस्टम चाहिए होता है। तो इसीलिए ये सिस्टम वाली कहानियां इतनी हिट हैं आजकल। हाँ, ये लिट आरपीजी और सिस्टम बेस्ड कहानियां आजकल इसलिए पसंद की जा रही हैं क्योंकि ये हेल्पलेसनेस या बेचारगी से बाहर निकलने का एक अल्टीमेट शॉर्टकट प्रदान करती है। ये दर्शाता है कि जब हालात इंसान के हाथ से पूरी तरह निकल जाते हैं और नियम काम नहीं करते, तो ऐसी चमत्कारिक चीट कोड वाली कहानियां उनकी बची कुची उम्मीद को आकार देती हैं। क्या शानदार विश्लेषण है ये। एक रिग्ड, भ्रष्ट दुनिया से लड़ने के लिए एक इनफैलिबल एल्गोरिदम बेस्ड चीट कोड वाला सिस्टम। सही कहा। अब जब आकाश के पास ये ताकत यानी असीमित दौलत आ चुकी है, तो देखना यह है कि वो इस ताकत का करता क्या है। अगली सुबह आती है। आकाश उसी महंगे शोरूम में जाता है जहां पिछली रात समीर ने उसे बेइज्जत किया था। और वहां का क्या सीन होता है? वहां का मैनेजर, जो उसे फटे पुराने कपड़ों में और भीगा हुआ देखता है, तुरंत उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसे अपमानित करने की तैयारी करता है। पर आकाश इस बार अलग है। वो बिल्कुल शांत है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है। अज़बुल बुरी तरह। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं है, वो कोई बहस नहीं करता, कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप अपनी जेब से एक रहस्यमयी ब्लैक कार्ड निकालता है और काउंटर पर रख देता है। मशीन में कार्ड स्वाइप होता है, एक छोटी सी बीप की आवाज आती है और स्क्रीन पर लिखा आता है, पेमेंट सक्सेसफुल। वहां खड़े उस मैनेजर और हर एक इंसान के होश उड़ जाते हैं। पूरे शोरूम में सन्नाटा छा जाता है। ये पेमेंट सक्सेसफुल वाली आवाज दरअसल इस पूरी कहानी का सबसे सैटिस्फाइंग पल बन जाती है। ये वो पॉइंट है जहां आकाश अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस क्लेम कर रहा है। और उसके तुरंत बाद जो होता है वो और भी ज्यादा आश्चर्य में डालने वाला है। वो वहां से शहर की सबसे महंगी आलीशान लैम्बोर्गिनी खरीदता है। सीधा लैम्बोर्गिनी? हाँ। उस सुपर कार को चलाते हुए वो सीधा प्रिया के घर के बाहर पहुंचता है। प्रिया जब अपने घर से बाहर आती है और एक चमचमाती करोड़ों की लैम्बोर्गिनी से उस लड़के को उतरते देखती है जिसे उसने चंद घंटे पहले रात में गरीब और बेकार कहकर ठुकराया था, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो एकदम मूवी वाला सीन लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहां जो आकाश का अगला कदम है ना, उस पर मुझे बड़ा अजीब लगता है। आकाश उसकी तरफ देखता तक नहीं, वो उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देता है, अपनी कार की रफ्तार तेज करता है और इंजन की एक जोरदार आवाज के साथ वहां से आगे निकल जाता है। उसको इग्नोर करके चला जाता है। हाँ, और तभी दिमाग में फिर से वो मैकेनिकल आवाज आती है। उसके सिस्टम से उसे एक नया टास्क मिलता है। टास्क होता है, प्योर शहर के रियल एस्टेट को कंट्रोल करो। देखिए, ये सीक्वेंस बहुत ही तेजी से घटित होते हैं और इन एक्शंस में साइकोलॉजी के कई परतें यानी लेयर्स छिपी हुई हैं। वहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जिसे सोचे बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आखिर इतना बेपनाह पैसा अचानक मिलते ही आकाश ने सबसे पहले इतना बड़ा दिखावा या शो ऑफ क्यों किया? आपको लगता है कि उसने बस शो ऑफ किया? मतलब समझदार लोग तो जब अचानक अमीर होते हैं तो वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, अपने आगे के फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, चुपचाप अपनी स्थिति बेहतर करते हैं। लेकिन आकाश ने सीधे जाकर एक सुपर कार खरीदी और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर के सामने से तेज रफ्तार में उसे जलाने के लिए निकल गया। इस रवैये को कैसे समझा जाए? एक काफी वैलिड पॉइंट है ये। हाँ, तो क्या गुस्से और बदले की आग में अपने महंगे शौक पूरे करना सच में एक असली जीत है? क्या ये किसी की पेटी रिवेंज यानी बचकानी और छोटी सोच नहीं लगती? मैं कहूंगी कि पहली नजर में ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। एक आम इंसान का अचानक पैसा पाकर बावला हो जाना या सिर्फ दिखावा और शो ऑफ करना। लेकिन अगर आकाश के नजरिए से और उसकी पिछली रात की हालत के एंगल से इस पर विचार किया जाए तो ये सिर्फ एक महंगी गाड़ी खरीदना नहीं है। तो फिर क्या है ये? एक स्टेटमेंट। एग्जैक्टली। ये अपना खोया हुआ स्टेटस, अपनी डिग्निटी वापस पाने का, उसे दुनिया के सामने क्लेम करने का सबसे असरदार तरीका है। उसे बेइज्जत किस बात पर किया गया था? उसके कपड़ों और उसकी गरीबी पर। उसके पास साइकिल थी और समीर के पास दौलत। हाँ, ये बात तो है। इसलिए लैम्बोर्गिनी उसके नए पावर का एक स्टेटमेंट बन जाती है, उसकी औकात का एक ठोस प्रमाण बन जाती है। वो उसी भाषा में दुनिया को जवाब दे रहा है जो भाषा प्रिया, समीर और ये पूरा समाज समझते हैं, पैसों की और स्टेटस की भाषा। एक गरीब इंसान जब पैसा पाता है तो सबसे पहले वो अपनी बाहरी छवि को ठीक करता है ताकि लोग उसे उसकी पुरानी औकात से आंखना बंद कर दें। समझ गया। द लैंग्वेज ऑफ वेल्थ। तो इसका मतलब वो महंगी गाड़ी सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, वो आत्मरक्षा का एक हथियार बन गई है।
जिसने आगे आने वाली किसी भी अपमान को ब्लॉक कर दिया है। एकदम सटीक। वो गाड़ी उसकी नई कवच है, उसका आर्मर है। और दूसरी सबसे मुख्य बात, प्रिया के सामने से गुजरना और उसे इग्नोर करना। हाँ, उस पर तो मुझे बड़ा अजीब लगा था कि बात क्यों नहीं की। देखिए, अगर वो वहां रुकता, अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करता, उसे ताने मारता या उसे ये जताने की कोशिश करता कि देखो मैं तुम्हारे बिना भी कितना अमीर बन गया हूं, तो उस रुकने का एक गहरा अर्थ होता। इसका मतलब होता कि वो अभी भी प्रिया के अप्रूवल, उसके पछतावे या उसकी माफी का मोहताज है। उसका गुस्सा अभी भी उस पे हावी है। ये तो बहुत डीप बात कह दी आपने। है ना? पर बिना उसे देखे, उसे पूरी तरह नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाना, ये दर्शाता है कि आकाश ने उस अपमान को और प्रिया को अपने जहन से हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। उसकी नजरों में प्रिया अब उसके बराबर की बची ही नहीं। मतलब उसने उस चैप्टर को ही पूरी तरह बंद कर दिया है। बिल्कुल, वो उस चैप्टर को पूरी तरह बंद कर चुका है। ये पेटी रिवेंज से ऊपर उठकर एब्सोल्यूट इंडिफरेंस यानी पूर्ण बेपरवाही की शुरुआत है। बदला सबसे आसान तब पूरा होता है जब आप दूसरे व्यक्ति का अस्तित्व ही मिटा दें। ये सच में बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला पहलू है। उसकी चुप्पी और उसका नजरअंदाज करना उसके गाड़ी के शोर और उसके अपमान से ज्यादा चीख चीख कर सबूत दे रहा था। पर फिर कहानी कहीं और मुड़ती है। सिस्टम का नया टास्क आता है, पूरे शहर के रियल एस्टेट को कंट्रोल करो। ये नया डायरेक्शन क्यों? ये टास्क इस कहानी का अगला आधार तय करता है और इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। एक सुपर कार खरीदना कंज्यूमरिज्म है, यानी सिर्फ पैसा खर्च करके चीजें खरीदना। पर पूरे शहर के रियल एस्टेट को कंट्रोल करना, ये मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब पूरा कब्जा। हाँ, सिस्टम अब उसे सिर्फ एक अमीर लड़का नहीं बनने दे रहा। सिस्टम उसे पुश कर रहा है कि वो उस जगह पर अपना आर्थिक दबदबा यानी स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल डोमिनेंस बनाए, जहां पे पहले से बैठे हुए अमीर लोग शासन करते हैं। जमीन और रियल एस्टेट तो लिमिटेड होते हैं वैसे भी। एग्जैक्टली। जमीन और रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जिसे नया नहीं बनाया जा सकता। जिसके पास जमीन का कंट्रोल है, उसका शहर पर कंट्रोल है। पर्सनल विंडेट्टा यानी आपसी दुश्मनी और बदले से आगे बढ़कर अब बात पूरे धन तंत्र को अपने हाथ में लेने की हो रही है। वाकई ये सिर्फ एक आम बॉय मीट्स गर्ल या किसी टिपिकल हार्ट ब्रेक वाली कहानी से काफी आगे निकलकर सीधा मोनोपोली, फ्यूडलिज्म और हार्डकोर पावर प्ले के लेवल पर पहुंच गई है। अब गेम कुछ चंद हजारों का नहीं बल्कि शहर पर राज करने का है। बिल्कुल, गेम अब बहुत बड़ा हो चुका है। इस पूरे गहरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो इसका मुख्य निचोड़ क्या निकलता है? हमने एक आम से संघर्ष करते हुए डिलीवरी बॉय का रैग्स टू रिचेस सफर देखा, जहां एक आधुनिक, असंभव सा और रहस्यमयी सिस्टम उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख देता है। ये कहानी बहुत ही प्रभावी ढंग से हमें ये दिखाती है कि दौलत कैसे सामाजिक हैसियत को तय करती है और इंसान का आत्मसम्मान तोड़ने और उसे वापस लाने में पैसे का आखिर कितना बड़ा किरदार होता है। सही कहा। हमने ठीक से देखा कि कैसे गरीबी की बेबसी इंसान की आत्मा को अंदर खाने तोड़ देती है और कैसे अचानक मिली शक्ति, इस मामले में $100 मिलियन जैसी असीमित दौलत की शक्ति, उसे दोबारा खड़ा होने और दुनिया को झुकाने का मौका देती है। पर इसके आगे क्या? वही, जैसा कि सोर्स मटेरियल के आखिरी हिस्से में कुछ सवाल पूछे गए हैं, इस विश्लेषण के बाद इन पर जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि पैसे का असर हमेशा दो तरफा होता है। हाँ, मुझे याद है, सोर्स मटेरियल द्वारा छोड़े गए आखिरी सवाल सच में बहुत गहरे और बेचैन करने वाले हैं। वहां सवाल उठाया गया था कि क्या इतना बेपना पैसा आकाश के अंदर के टूटे हुए इंसान के लिए सुकून लाएगा, या फिर रियल एस्टेट और पूरे शहर पर दबदबा बनाने की ये नई दौलत अपने साथ आम लोगों के बजाय नए और खतरनाक दुश्मन लेकर आएगी। और जैसा कि वहां लिखा था, और बिल्कुल सही लिखा था, कहानी अभी बाकी है। क्योंकि एक सच्चाई ये भी है कि शक्ति और पावर का वैक्यूम जब भी किसी एक इंसान की तरफ खिंचता है तो नए कॉन्फ्लिक्ट्स, नई टकराव की स्थितियां अपने आप पैदा होती हैं। बिल्कुल होती है। एक पूरे शहर के रिसोर्सेज को कब्जा करना कभी भी एक शांतिपूर्वक या आसान काम नहीं हो सकता। इसमें पुराने एस्टैब्लिश्ड लोगों से भयंकर टकराव तो निश्चित है। आने वाले समय में आकाश का ये रास्ता कांटों से भरा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो इस रोमांचक चर्चा को यहीं विराम देते हुए उन सभी सुनने वालों को एक आखिरी सोचने लायक विचार, एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ते हैं। जरूर। इस फिक्शनल कहानी से थोड़ा आगे बढ़कर इस आधुनिक और असली दुनिया के नजरिए से जरा गौर किया जाए।
अगर आज अचानक इस रियल दुनिया में एक ऐसा ही सिस्टम किसी भी आम इंसान को असीमित दौलत और ताकत दे दे, तो क्या उस इंसान के अंदर के सारे दुख, उसकी इनसिक्योरिटीज सच में हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल है ये, सच में सोचने लायक। या फिर इस नए नजरिए से सोचा जाए कि ये नए किस्म की ताकत जो उसे हर जगह एब्सोल्यूट नियंत्रण देगी, क्या वो उसकी एक आम इंसान होने की असली पहचान, उसकी वल्नरेबिलिटीज को ही खत्म कर देगी? क्या वो असीमित पैसा और एल्गोरिथम वाली ताकत उसे आज़ादी देगी, या उसे अपने आप में एक ऐसी मोनोपोली बना देगी जहां वो हर चीज़ तो खरीद पाएगा, दुनिया की हर लग्जरी उसके कदमों में होगी, लेकिन वो पूरी तरह से अकेला हो जाएगा? एक ऐसे नए सुनहरे और आलीशान पिंजरे में कैद हो जाएगा जहां सब कुछ खरीदा जा सकता है, सिवाय किसी सच्चे बिना फायदे वाले इंसानी रिश्ते और सुकून के। वही तो, दौलत इंसान को शक्ति देती है, पर क्या वही दौलत सबसे पहले उसे उसके अपनों से काट कर दुनिया की भीड़ में सबसे अकेला नहीं कर देती? सुनने वालों के लिए ये बड़ा दिलचस्प होगा कि इन ना दिखने वाली आर्थिक ताकतों और पिंजरों के बारे में जरूर सोचें। तब तक के लिए इस बेहतरीन और गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया।